जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज कई दिनों के बाद आपके सामने हम वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों क्या एक आध महीना से ऊपर हो गया, उसमें अपने निजी कारणों से हम व्यस्त थे, इसी वजह से आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको जो है फिर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अब जो है आपका वीडियोस का साइज जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। थोड़ा उस अनुसार से आप भी माइंड मेकअप कर लेना, उसके अनुसार से आप भी अपना तैयारी वगैरह जो है करने का प्रयास करना। क्योंकि पिछले दिनों से, कई सप्ताह से कह दो, है ना, आपके लिए वीडियोस जो नहीं बना रहे थे। तो आज जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पिछला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस नया चैप्टर को नए सिरा से, नए तरीका से हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले जो पुराना था बातें, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसको समाप्त कर लेते हैं उस चैप्टर को। फिर हम आगे का जो बात है उसको अगले तरीका माने अलग से जो है उस पर हम फिर से डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक ना। और हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि अब वीडियोस का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा कर दे, ताकि आपका जल्दी इधर जो गैप हुआ है वो सब का सब जो है भरपाई हो जाए, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले ज़्यादा इस पर जो है बात समय बर्बाद न करें, हम लोग आ जाते हैं सीधे पॉइंट पर, टू द पॉइंट पर। तो पिछले क्लास में जो बात हमने आपको बताया था, पिछला क्लास जहां तक भी हुआ था उस लेक्चर तक आप देख लेना। पहले उन तमाम चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद इस वीडियोस को आप देखने का प्रयास करना, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा, है ना। नहीं तो ये बातें जो है आपका स्किप कर जाएगा। तो पिछला जो क्लास में हम लोगों ने बात किया था, उसी आधार पर पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर दो टॉपिक इसका जो है शेष बच गया था आपका। दो टॉपिक जो है इसका हमने आपको नहीं पढ़ाया था, तो पहले उन दो टॉपिक को पढ़ के इस चैप्टर को ही फिनिश कर लेंगे। फिर जो है अगले चैप्टर को, अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखना प्रारंभ कर देंगे। आइए पहले हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, और ये वो न्यूमेरिकल्स है जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है, हमने उस न्यूमेरिकल को इसमें शामिल किया है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ये आपको बोर्ड के लिए जो है ना बहुत काम आएगा। छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, कभी कभार सब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल 2 नंबर में, तो उसके लिए आपको ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और थोड़ा फार्मूला भी याद करने के लिए ये एक तरह से माने बढ़िया टूल्स है ये न्यूमेरिकल। अगर आप बनाते हो तो फार्मूला को बैठ के एक एक करके रटना नहीं पड़ेगा, उसके प्रैक्टिस के दरमियान ही आपको ये पूरा का पूरा फार्मूला जो है वो याद हो जाएगा। आइए पहले न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें बोला है, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास तार का कॉइल है, कुंडली है, ऐसा सर्कुलर इस तरह से जो है बना दिया है, और इसमें जो कॉइल में जो फेरों की संख्या है वो 100 है, ये बोल रखा है, इतना इसका फेरों की संख्या है। और इसका जो रेडियस है ना, ये रेडियस आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस है। और इससे निकलने वाला जो करंट है, ये करंट का वैल्यू हमारे ख्याल से इतना दे रखा है, 0.40 एम्पियर, इतना करंट इससे चल रहा है। तो कह रहा है कि इसके सेंटर पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। अगर कोई भी कॉइल हो और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हो, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बता रखा है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2r होता है। ये फॉर्मूला जो है हमने आपको बताया है, ये फॉर्मूला नहीं हो तो एक बार आप चेक जरूर कर लेना, इसको बढ़िया से हमने डिटेल में वेरीफाई भी किया है। तो आप इस फार्मूला को निश्चित तौर पर याद रखिए, ऐसे फार्मूला से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे ये एक टर्न के लिए था। नंबर ऑफ टर्न जब एक हो, यानी कि कॉइल में एक तार का फेरा हो, तब जाकर के हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो तो इसमें एन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एन बोले तो वही नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितने इसमें फेरों की संख्या है। तो हम तमाम तरह के जितने भी हैं वो सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है। देखो म्यू जीरो का वैल्यू जो है आप पढ़े होंगे, कांस्टेंट होता है, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हमने बता रखा है, ठीक है। ये म्यू जीरो का वैल्यू होता है। करंट का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है, करंट का वैल्यू जो आपको दे रखा है 0.40 दे रखा है।
और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 आपको जो है वो दे रखा है, डिवाइड बाई, फिर उसके बाद नीचे है 2 और रेडियस, रेडियस का जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। इसको 8 इंटू 10⁻⁻², इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना अनिवार्य होता है, याद रखिएगा इस बात को। जितना भी डाटा है सब आप ऐसा ही मात्रक में लिखिएगा, ताकि आपको बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो टेस्ला में आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको वैल्यू रख देना है। अब इसके काटने में भी गड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक जो है आपको इसका कैलकुलेशन करना है। कि डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में आपका 2 जीरो आ जाएगा, यानी 100 आएगा, और आप चाहे तो ये 100 को 100 से आप काट भी सकते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर हम और ज्यादा इसको सॉल्व करना चाहे तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये आपका 8×5=40 ऐसे कट जाएगा। इसको अब अगर आप काटोगे तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद फिर जो हमारा टर्म है ये 2 और गुने 5, 2 और गुने 5 अगर करोगे तो 2 गुने 5 जो आपका आता है, 2 गुने 5 जो आएगा वो 10 बन जाएगा। तो इसको तो पाई को एक साथ कर लेते हैं पहले, ये 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 बनेगा, और ये 5 गुने 2 10, यानी 10 के पावर 3 डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि -2 ऊपर जाएगा, एगो 10 पहले से पड़ा हुआ है तो 3, एगो यहाँ पर आपको 10 के पावर -7 मिला है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4, 4 ही आएगा, क्योंकि 7 में से अगर आप 3 घटाओगे -4, इतना टेस्ला आएगा, इतना टेस्ला आएगा, और ये हमारा जो है आंसर कहलाएगा। तो पहला जो फार्मूला आप देख रहे हो, जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है, ये फार्मूला हमारे ख्याल से बहुत पहले जब आपका शुरू हुआ था उसी समय हमने शायद एक आध 2 क्लास के बाद जो है ये वाला चीजें जो है आपको प्रूफ कर दिया था। एक बार अगर कॉपी में आपको लिखा हुआ होगा ये, तो निश्चित तौर पे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। देखो, फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है वो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने का पैटर्न है। एक क्वेश्चन तो ये आया जो इस फार्मूला पर आधारित था, ठीक ना। चलिए, अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ये प्रक्रिया जो है वो आप जारी रख सकते हैं। आप जैसे भी इसको तैयारी करें आप अपने अनुसार से इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं, तब जाकर के हम फिर जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम आ जाएंगे। एक आध 2 क्वेश्चन और आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, अलग अलग फार्मूला पर जो होगा उसको हम शामिल कर रखे हैं इसमें। देखिए, एक क्वेश्चन आपका 4.2, ये जो क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए, बोला है कि एक लंबा सीधा तार में 35 एम्पियर का धारा चल रहा है। एक तार लिया गया है और इस तार से 35 एम्पियर का करंट जो है वो चल रहा है, 35 एम्पियर का करंट चल रहा है। बोला है इस तार से आप 20 सेंटीमीटर के दूरी पर, यहां से आप 20 सेंटीमीटर का दूरी लीजिए, इस डिस्टेंस पर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में अगर कोई धारावाही चालक तार हो और ये बहुत बड़ा, माने इसका लंबाई जो है वो इनफाइनाइट हो, या उसी के माने उसका जो है ना, ये जो डिस्टेंस आप ले रखो इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा लेंथ हो, तो उस केस में अगर कोई इनफाइनाइट टाइप का वायर हो तो उस केस में कुछ दूरी पर, तार से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला हमने बताया है आपको, μ0I/2πr होता है। आर बोले तो यहां से लेकर के यहां तक का रेडियस या ये दूरी, चारों तरफ घूमते हैं ना तो 2πr लेते हैं। तो बेसिकली अगर कोई बहुत लंबा तार हो और लंबा तार से करंट चल रहा हो, तो उस तार के कुछ दूरी पर अगर हमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो उस चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला को भी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ते समय हम लोगों ने डिराइव किया था। अगर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को आप रिपीट कर लिए होंगे या वो बढ़िया से तैयार होगा तो आप ये बात समझ जाएंगे, ये फॉर्मूला वहीं से आया था। अब चूंकि हमको यहाँ पर बोल रखा है कि करंट हमको 35 एम्पियर दिया और तार से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो हम इस डाटा पर पूरा वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, μ0 का मान आप जानते हैं पहले से ही कि μ0 का मान जो होता है ये कांस्टेंट है, तो ये तो 4π × 10⁻⁻7 होगा ऑलवेज। आई बोले तो करंट का मान जो है यहाँ पर 35 एम्पियर दे रखा है आपको, जो दिया है आप उसको उतार दो। फिर उसके बाद 2π ये तो कांस्टेंट है वैसा ही रहेगा, और रेडियस का जो वैल्यू होगा ना, रेडियस का जो वैल्यू आएगा r,
ये आपको दे रखा 20 सेंटीमीटर। तब 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 10 के पावर -2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको काट दो, ये 2 से कट जाएगा, पाई से पाई खत्म, 2 दूना 4, ऐसे काट दो आप इसको। फिर इसको अगर आप काटोगे तो यहां से आपका ये 10 से कट जाएगा, है ना। और b इज इक्वल टू, यहां से अगर गौर करोगे तो यहां से सबसे पहले तो आप 35/10 कर लो इसको, और 10 के पावर -2 को ऊपर ले चलो, तो 10 के पावर -7 पहले से अवेलेबल है, ये जाएगा 10 के पावर 2। और अगर हम ऐसा करें कि ये 10 से भागा दे दे तो 3.5 हो जाएगा ये, और ये 10 के पावर -5 हो जाएगा। -7 और 2 को अगर आप जोड़ दोगे तो इसका पावर इतना हो जाएगा, और ये इतना टेस्ला आएगा, और यही जो आया यही हमारा आंसर कहलाएगा। बेसिकली यही हमारा जो होगा ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो, केवल फार्मूला जो होता है वो डिराइव करने का जो आप प्रक्रिया जो सीखे हो, वो प्रक्रिया केवल मत याद रखो, वो तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मूल रूप से जब क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर 2 नंबर का वेरिफिकेशन वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन इस फार्मूला को याद करने का एक बढ़िया टेक्निक ये भी है, 2 काम आपका हो जाता है। एक तो फार्मूला याद हो जाता है, और दूसरा काम ये होता है कि इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का एबिलिटी आपको डेवलप हो जाता है। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको इस बात का अनुभव होते रहेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं अलग फार्मूला पर। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक तार में जिसमें 8 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसको 0.15 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है 30 डिग्री के कोण पर। तो बताइए इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा और इसका दिशा क्या होगा। थोड़ा इस बात को आप समझना। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम आपसे ये बोले कि एक वायर है, मान लीजिए एक ये वायर है ना, ये एक वायर है, और ये जो वायर है ना, इस वायर का लंबाई जो है वो कुछ दे रखा है। हमारे ख्याल से इसमें लंबाई अच्छा नहीं दिया है, तो चलो हम इसको L मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बोला ये है कि इस वायर से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड जो एक गुजर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है, और इस वायर से जो करंट चल रहा है वो करंट का मान जो है वो 8 एम्पियर है, ये बोला है। तो हमसे कहा यह गया है कि बताइए इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक इस वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का मान क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए हम पहले फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा देख लें, उसके बाद डायरेक्शन जो होता है उस पर हम लोगों को जो है समझ थोड़ा ज़्यादा विकसित हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई लंबा वायर हो और उस लंबा वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल जो होता है, वो चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का प्रक्रिया जो होता है उसमें आप इसी चीज को FB इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं I, और इसको आप लिखते हैं L क्रॉस B वेक्टर, ऐसे लिखते हैं L क्रॉस B वेक्टर, यानी L यानी लंबाई, तार का लंबाई, और साथ में B वेक्टर, और इसी के द्वारा हम जो है डायरेक्शन निकालते हैं। माने आपको अपना हथेली राइट हैंड याद रखिएगा, राइट हैंड हम बताए थे, राइट हैंड को आप करंट का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन वाले लेंथ में रख दो, और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो। अंगूठा अंदर गया तो इनवर्ड फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर ये बाहर जाता तो आउटवर्ड होता। तो जो भी डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाना। इसमें आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि L और B के तरफ आपको राइट हैंड को माने वेरअप करना है, उसको मोड़ना है। तो मोड़िएगा तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो हमको तो फोर्स का डायरेक्शन इससे निकल जाएगा, लेकिन हमको फोर्स का वैल्यू भी चाहिए, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसका अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर I का मान आपको यहां से रखना पड़ेगा जो कि 8 है, B का मान मैग्नेटिक फील्ड का मान आपको दे रखा है कितना है 0.15 टेस्ला है, सब ऐसा ही मात्रक में है, जो नहीं है उसको हम डालेंगे। L का मान हमको नहीं दे रखा है, L हम रखेंगे यहाँ पर, और साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर साइन थीटा का मान 30 डिग्री रख लेंगे। देखिए हमको यहाँ पर बोला है कि फोर्स बताइए, ठीक ना, लेकिन पर यूनिट एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यानी कि लंबाई को अगर इधर फेंकोगे
तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमसे पूछ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। बस आपको लेंथ को इधर फेंक देना, यही हमसे पूछ रहा है और वही चीज निकालना है। तो गौर कीजिएगा, अब ये अगर इधर चला गया तब बस यही सब चीज बचा है। तो इसको 8 गुने 0.15 गुने इसका मान रखिएगा तो 1/2, इसको अगर आप काट दो तो ये कितना 4 से कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो 15 चौका 60, यानी 0.6 न्यूटन पर मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, न्यूटन पर मीटर, इसलिए क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो आपका ये जो आंसर कैसे आया, क्यों आया, ये बात हमारे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से पिछले क्लास में जो हमने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला का एक तरह से आपका रिवीजन भी हो गया, साथ में इससे जुड़ा हुआ अगर आपको न्यूमेरिकल दिख जाए तो उस न्यूमेरिकल्स को इसी तरह आप निश्चित तौर पे बना लेना। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। आप ये न्यूमेरिकल्स तो 100% एकदम ट्राई करो, बनाओ निश्चित तौर पे। इससे आपका फार्मूला भी बढ़िया होगा, रिवाइज भी हो जाएगा, सारा चीज तैयार भी हो जाएगा, और बोर्ड के लिए आपका प्रिपरेशन एकदम तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे। पहले तो हमने ये न्यूमेरिकल्स करके जो पिछला बातें था उस बातों को हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, लेकिन अब आ जाते हैं हम नए टॉपिक पे। नए टॉपिक बोले तो इसी का लास्ट टॉपिक जो है, 2 टॉपिक है, हालांकि वो दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसको हमें जो जानना है वो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट लूप। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस तरह का जो है एक लूप है, चारों तरफ से ये बंद लूप है, और मान लो आपने इसको करंट दिया, मान लो आपने इसको करंट दिया, और जो करंट का डायरेक्शन है ना, करंट का डायरेक्शन आप कोई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम जो रख रहे हैं वही आप रखो, इस तरह से आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप करंट का डायरेक्शन रख सकते हो, ये जो भी है वो करंट का डायरेक्शन है। एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि इसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स है। देखो एक बात ध्यान रखना, अभी जो आपने फॉर्मूला देखा था मैग्नेटिक फोर्स बराबर IBL साइन थीटा, तो अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो तार आपको दिख रहा है, तार को अगर आप इस तरह से आप घुमा दीजिए और आप इसका लंबाई चौड़ाई जो भी है वो मेजर कर भी सकते हैं। मान लो इसका लंबाई जो है L है और इसका जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई को मान लेते हैं कि ये चौड़ाई का जो वैल्यू है वो B है, तो L गुने B आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। ठीक है, बिल्कुल एकदम एक कागज का जो शीट होता है इसके तहत आप मान लो ये जो है इस तरह से है। तो हम इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रखे हुए, इधर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे रखे हुए, और रखने के बाद उसके बाद हम चेक करते हैं। देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और इस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखे हुए हैं ऐसे, और हमको जो है ऐसे रख करके चेक करना है कि इसके ऊपर फोर्स जो है कैसे कैसे लग रहा है। फोर्स का जो है पूरा डायरेक्शन वगैरह जो है हम लोगों को विशेष तौर पे चेक करना है। देखिए, तो अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो ध्यान से देखना आप, हालांकि इसमें जो है एक टर्म हमारे ख्याल से वो बाद में हम दर्शा लेंगे, ठीक ना। चलिए आइए पहले हम लोग देखते हैं इस पर लगने वाला फोर्स। ध्यान से देखना, अगर आपने इसको इस तरह से रखा है, अगर इस तरह से रखा है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको एक एक सेगमेंट पर, वायर का जो एक एक सेगमेंट है उस पर चर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूला के द्वारा, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला के द्वारा हम चेक करेंगे कि अलग अलग वायर पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक ना। तो एक काम करते हैं, पहले आपको डायरेक्शन ही दिखा देते हैं फोर्स का, और फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको अगर ध्यान हो तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया था, आप इसको I और ये L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं, माने लंबाई से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको घूमना है। ठीक ना। तो चलिए आप देख लो, ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे करके ये करंट का डायरेक्शन है, और ध्यान रखिएगा हालांकि ये आपको जो ऐसे करके टर्न होकर के जो दिख रहा है इस तरह से, तो टर्न फोर्स की वजह से हुआ है, लेकिन हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। शुरुआती दौर में मान लीजिए इस तरह से हमने इसको रखा और ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रख दिया, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मान लो रख दिया, लेट अस सपोज ऐसा मान लेते हैं हम। तो अगर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा तो देखो ऊपर वाला वायर जो होगा ना वो लंबाई के डायरेक्शन में ही होगा, ऊपर वाला वायर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसका लंबाई होगा।
ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसी डायरेक्शन में इसका लंबाई होगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अगर थीटा का वैल्यू आपने 0 लिया तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो ऊपर वाले वायर का जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका कहानी खत्म हो गया, वो तो फोर्स जो है वो खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आप नीचे वाला पर आ जाओ, नीचे वाला पर आ जाओ। तो नीचे वाला जो वायर है ना, नीचे वाला वायर ध्यान से समझना, ऊपर वाला का फोर्स खत्म हो गया। ठीक ना। हम अभी जो बात कर रहे हैं इसी सिचुएशन को आधार मान करके पूरा एक्सप्लेनेशन आप समझिएगा। ऊपर वाला जो है फोर्स क्यों खत्म हो गया समझ गए, क्योंकि थीटा का मान 0 हो गया, खत्म। अब नीचे वाला की बात करो तो वायर का लंबाई डाउनवर्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो लंबाई इधर है, ऐसे आपको हाथ रखना पड़ेगा और इसको घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो बोर्ड से बाहर होगा, यानी कि इस सेगमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। और बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इसको हम डॉट से दर्शा लेते हैं। ठीक ना। ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इसको हम डॉट से दर्शा लेते हैं। ठीक ना। और इसको F1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, F1 इसको मान लेते हैं। ये पहला फोर्स है जो बाहर की तरफ इस पर लगा है, यानी इसको बाहर खींच रहा है, समझ गए। अच्छा, अभी भी सारा चीज वैसा ही, सिस्टम को ऐसा ही रखना। अभी मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर का लंबाई था, ये एक फोर्स लगा। फिर नीचे वाला वायर पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, लंबाई आप इधर लोगे, तो इसका मतलब थीटा का मान 180 लोगे। तो इसका कॉस साइन 180 का मान जब लोगे तो साइन 180 भी 0 होता है। तो हमारा फिर से जो नीचे वाला वायर होगा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा 0, उसको भी आप 0 मान लो। यहां पर ये भी जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है। और अब इस वायर पे आते हैं, तो इस वायर पर देखना करंट ऊपर चल रहा है, यानी कि लंबाई आपको ऊपर लेना है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में है। तो अब आपको हाथ घुमाना है। देखिए, तो अभी जो है आप ऐसे तो घुमा नहीं सकते हो, है ना। अभी एक्चुअल में अगर देखोगे तो एक तो आपने इसको जो घुमाया था, ये लंबाई को ऐसे लिया था, इस तरह से घुमाया था। अभी जो आप लंबाई लोगे ना वो लंबाई उल्टा लोगे, यानी इधर से है। एक्चुअल में ये वाला जो लंबाई है आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे तो हम ले नहीं सकते, है ना। तो हमको जब लंबाई लेना होगा तो ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को। जब यहां पर था तो लंबाई को ऐसे फैलाया हमने, इस तरह से घुमा दिया। अभी क्या है ना, लंबाई इस डायरेक्शन में है, ये लंबाई का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो लंबाई जो आपका, ये जो लंबाई है, इस लंबाई को अगर मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा देर के लिए अगर इस तरह से हम नीचे कर लें, ठीक है ना, इस तरह से अगर हम नीचे कर लें तो आप देखिए लंबाई ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन नहीं चेंज किए, केवल समझने के लिए थोड़ा ऊपर से हाथ हम घुमा नहीं सकते थे तो नीचे से हम इसको दिखा रहे हैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है और अभी भी लंबाई जो है लंबाई ऊपर की ओर है। तो लंबाई से ये हमारा लंबाई की तरफ हथेली है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूमे तो अंगूठा किधर गया, अंदर के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस वाले सेगमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, इसको मान लेते हैं F2। तो दूगो फोर्स तो आपका खत्म हो गया, केवल ये दो फोर्स लगेगा, एगो बाहर एगो अंदर। तो जरा सोच करके देख लीजिए, एक इस तरह का सीट है, इस सीट पर आप दूगो फोर्स लगाते हैं, एगो इधर से खींचते हैं एगो इधर से, तो ये स्वाभाविक बात है घूमे न करेगा। तो उसी का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम आपके सामने कर रखे हैं। और दोनों पर याद रखिएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो यही रहेगा। अगर हम यहां से फोर्स निकालें यानी F1 निकालेंगे तो F1 बराबर जो आप लगाओगे I/BL साइन थीटा। ये तो तय हो गया ना कि साइन थीटा जो होगा लंबाई को ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। पहले भी हम तुम लोगों को ये जो डायरेक्शन दिखाए हैं उसके ऊपर एक्चुअल में परपेंडिकुलर ही है। आप अगर गौर करेंगे तो ये इधर है, ये इधर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, ठीक ना। तो आपका यहाँ पर जो साइन थीटा का मान होगा, ये साइन थीटा का मान आप 90 कर लेना, चूंकि ये बराबर फॉर्मूला होगा। इसीलिए F1 बराबर जो आएगा वो I/BL और यहाँ पर आप ले लोगे क्या चीज, साइन 90 डिग्री। तो हमारा जो F1 का जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा I, ध्यान रखना। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बदलाव कर लें क्योंकि लेंथ भी अलग अलग ले रखे हैं। तो जब इस वायर की हम बात कर रहे हैं, इस वायर की जब हम बात करें, ध्यान रखिएगा इस बात को, इस वायर की जब हम बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के इस वायर पर जो इस वायर का जो लंबाई है वो लंबाई L है, तो L डाल दो, ठीक है। B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, B डाल दो, और ये आपका जो है साइन 90 है, ठीक है ना। माने ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कुछ और मानते आप ना तो कुछ और डाल देते। संयोग ऐसा है कि फॉर्मूला में भी L माने थे, यहाँ भी L माने हैं। तो आपका यहाँ से जो F1 का जो मान आएगा
ये आएगा IBL, केवल यही आएगा F1 का मान। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स को 1 मान लो आप, और ये बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ, और ये जो फोर्स है वो अंदर की तरफ। एंड F2 बराबर अगर लिखोगे तो ये भी आपका IBL साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और आपका यहां से F2 जो आएगा ये भी फॉर्मूला के तहत आपका यही आएगा। तो दो फोर्स आया और दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है, इक्वल है। आप यहां पर बोल सकते हो सिंस बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, hence they produced torque on coil। इसी बात को आप हिंदी में भी अपने तरह से लिख सकते हो, चूंकि दोनों बल बराबर परिमाण के और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, अतः ये कुंडली पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत और बराबर कार्य कर रहे हैं, अतः ये बल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न करेंगे क्वाइल के ऊपर में। क्यों उत्पन्न करेंगे ये बात अब पहले आप इतना लिख लेना, और क्यों उत्पन्न करेंगे उसका बात आप पहले समझ लो। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर हम वो जो क्वाइल जो बनाए थे उस क्वाइल को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, अगर हम मान लेते हैं उसी को शॉर्ट कर लें, ऐसे करके छोटा बना दे, इस तरह से बना दे, और मान लो अगर हमने इसको जो है इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया अगर शॉर्ट करेंगे तो मान लेते हैं कि पूरा क्वाइल की बात करें तो क्वाइल का जो एरिया होगा वो एरिया वेक्टर उसके साथ मान लो थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एरिया वेक्टर की बात करें, क्वाइल जो था उस वायर का सबको अगर कंबाइन कर दो, ऐसे करके चिपका दो, एक बार दिखा देते हैं आपको। अगर इस क्वाइल को आप इस तरह से चिपका दो तो लंबाई खत्म हो जाएगा, लंबाई को खत्म कर देना है तो आप देखिएगा केवल आपका ये बचेगा, और इसको हम चौड़ाई बोल रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको चिपका दो तो देखिएगा गौर से, ये एक क्वाइल जो है चिपक गया और इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स जो लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है, एक फोर्स जो है इनवर्ड लग रहा है, या ऐसे कह दो एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है ये, और एक फोर्स जो है इधर की ओर लग रहा है, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक ना, और ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है। मान लो ये 1 है ये 2 है मान लेते हैं, और इसके बीच का जो लंबाई था उसको हमने b मान रखा था। ठीक है, तो जरा सोचिए एक इधर से काम करेगा तो ये क्या होगा, सर्कुलेट ना करेगा। तो जब ये घूमना शुरू रोटेट करेगा, तो रोटेट जब ये करेगा, घूर्णन गति करना जब ये शुरू करेगा तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो टॉर्क का तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही है, क्योंकि या ऐसे कह देते हैं टॉर्क ऑन क्वाइल। ठीक है, कुंडली पर बल आघूर्ण। ठीक ना, तो कुंडली पर जो बल आघूर्ण लगेगा उस बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो टाउ बराबर तो आप जानते ही हो क्या होता है, R इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ये जो बेसिक फार्मूला होता है वो बेसिक फार्मूला तो यही होता है। और ये थीटा कौन है, ये थीटा याद रखिएगा पूरा जो क्वाइल है, क्वाइल के सरफेस एरिया के साथ ये जो एंगल बनाएगा उसकी बात कर रहा है। एक बात बताइए आप लोग, जब हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क निकालने के लिए हमको देना पड़ेगा फोर्स, दोनों में से कोई एगो फोर्स, और दोनों में से कोई भी एगो फोर्स डालोगे तो उस फोर्स का फॉर्मूला हमें अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे थे, लेकिन उस पर आने से पहले याद रखिएगा आपको आर के जगह पर दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस डालना है। तो दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है बी, तो बी डाल दो, और कोई भी एगो फोर्स उठा के रख दो, तो IBL था। ठीक है, कोई भी एगो फोर्स अगर उठा दो और रख दो तो ये आएगा। और साइन थीटा तो खैर टॉर्क के फॉर्मूला से आया है, यहां पर नहीं हो तो आप लिख लेना, ये जो वैल्यू लाए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लाए हैं। फोर्स का फॉर्मूला जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से किसी से भी आप लिख सकते हो। ये वैल्यू को उठा के रख दो तो आपका यहां से टॉर्क का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। और देखो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा IBL, जो है ना L को B के साथ लिख दो, L इंटू बी, यहां पर ये चौड़ाई वाला B,
ये तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का बी है, और साथ में साइन थीटा। तो याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो यहां से आपका आई बी ए, यानी जो भी लूप आप लिए थे ना, उस लूप का, वो जो लूप था चारों तरफ से, उस लूप का एरिया यहां पर आ जाएगा। तो लूप का एरिया जो है बेसिकली यहां पर रख देना है, और यही हमारा हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। तो कोई भी लूप को, अगर धारावाही चालक तार हो, उससे बना हुआ लूप हो, उस लूप को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो उसके ऊपर जो बल घूर्णन लगेगा, टॉर्क जो लगेगा, उस टॉर्क का यही फॉर्मूला होगा, वही उसको क्या करेगा, घुमाएगा। तो करंट बढ़ाइएगा टॉर्क बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइएगा तो भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर हम आपसे ये बोले कि अपना ये जो लूप था, जो लूप आपको हमने बताया था, इसमें एक एक को ना तार है चारों तरफ से, ऐसे करके 4 तार। लेकिन अगर मान लो इसमें मल्टीपल लेयर बना दे, कई तार का जो है ग्रुपिंग कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने इसमें बढ़ा दिया, तो याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स 4 n टर्न्स, ठीक है, n फेरों के लिए। अगर फेरों की संख्या जो है n कर दें, माने मल्टीपल फेरा इस पर चढ़ा दें, तो टाउ बराबर जो फॉर्मूला जाएगा ना, उसमें आपको इस सब में n से मल्टीप्लाई कर देना है, NIBA साइन थीटा। ऐसे करके इसको जो है हमको लिख लेना है। ठीक है, अच्छा, इसी को याद रखने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका से जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिना साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका रहेगा इसको याद करने का। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी भी लूप के ऊपर में अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो बिना साइन थीटा। वही टर्म है, खाली बस इसको ऐसे लिखने में थोड़ा सा याद करने का जो है ये सुविधा देगा ये हम लोगों को। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई माने करंट, एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, ए माने एरिया, साइन थीटा तो है ही। तो बिना साइन थीटा जो है याद करना ज्यादा आसान है। तो किसी भी क्वाइल को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में डालते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो पिछले लेक्चर में हम शामिल नहीं किए थे। शामिल क्या, वो लेक्चर ही खत्म हो गया था। तो एक जो इस पर बचा हुआ क्लास है उसको पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। ये जो है आप अपने नोट्स में इसको निश्चित तौर पे शामिल करो। एक रहा ये आपका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसको आप तैयार रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है टॉर्क वाली बात। इसमें एक डिवाइस हम लोगों को पढ़ना है, उस डिवाइस का नाम होता है, एक डिवाइस जो हम लोगों को जो पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो पढ़ना है, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको समझा देते हैं, और उसको अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप लिख लेना। उसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, अपना जो फिजिक्स पाठशाला करके टेलीग्राम चैनल होगा, नहीं हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाओगे, वो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, तो हम उसको समझते हैं पहले, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा आप रुक जाइए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक ना, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक टॉपिक जो है हमारा ये आखिरी है। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है आप देख लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो बनावट होता है वो ऐसा होता है। माने अभी जो आपने टॉर्क देखा था ना, टॉर्क, उसी टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर इसको काम करवाया जाता है। टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर इसको काम करवाया जाता है, बात समझे कि नहीं। तो इसमें होता क्या है कि मैग्नेट का 2 पोल जो है इधर से रखा जाता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसके बीच में वैसा ही कुंडली को आप लगा दो, क्वाइल को आप लगा दो। ठीक है, क्वाइल का एक हिस्सा को आप ऊपर में लगा जोड़ देते हो और एक निचला हिस्सा से जोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, निचला हिस्सा को जब जोड़ा जाता है ना, तो निचला हिस्सा को स्प्रिंग के साथ जोड़ा जाता है। ठीक ना, निचला हिस्सा जो होता है इसको आप स्प्रिंग के साथ जोड़ते हैं, स्प्रिंग के साथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं उसका रीजन आपको थोड़ा देर में समझा देते हैं हम। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, पहले थोड़ा सा ये आप जान लो।
मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के बहुत छोटा वैल्यू को भी इजी वे में मेजर करके आपको दिखा देगा या उसके प्रेजेंस को भी बताएगा। माने करंट है या नहीं है, माइक्रो एम्पियर में भी करंट होगा, मिली एम्पियर में भी होगा, तो उसके प्रेजेंस को भी ये इजी वे में बता देता है। बाकी डिवाइसों के पास जो है इस तरह का कैपेसिटी जो है कम पाया जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए आप बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा करंट सेंसिटिव डिवाइस है, करंट का ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील डिवाइस है, समझे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आपका ये जो एक डिवाइस है, इस डिवाइस का बनावट कुछ ऐसा है कि इसको मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखा जाता है, एक कॉइल को, एक कुंडली को, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप जितना मर्जी उतना डाल सकते हो। इसके निचला हिस्सा को स्प्रिंग से जोड़ते हैं और ऊपर में एक मिरर लगा देते हैं और इसी मिरर के थ्रू जो है आपको दिखता है इसका पॉइंटर। एक्चुअल में अंदर का भाग जो है हम लोगों को नहीं दिखता है, हम लोगों को जो दिखता है वो ऐसा होता है, इस तरह का जो पूरा पॉइंट होता है हम लोग को दिखता है, और हम लोग जो रीड करते हैं वो इधर रीड करते हैं। माने जितना ज़्यादा इसमें जो वैल्यू वो जाएगा करंट का, वो सारा सारा पॉइंटर जो होगा, ये पॉइंटर घूम करके हमें बताएगा इस स्केल पर, ठीक है। एक्चुअल में जो आपका पूरा का पूरा जो काम करने का जो तरीका होता है उसका, उसको समझने के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाए हैं, लेकिन रियल में जो आप देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। हम लास्ट में वो डिवाइस के बारे में थोड़ा सा और आपको हम दिखाएंगे भी, ठीक ना। तो फिलहाल आप ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में हमने कोई करंट दिया, मान लीजिए कोई भी करंट आप दे दो, आई करंट दिया, तो इस आई करंट के घूमने की वजह से स्वाभाविक बात है, अभी आपने देखा है कि अगर किसी कॉइल में आप करंट देते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है तो उसके ऊपर टॉर्क जनरेट होगा। स्वाभाविक बात है, टॉर्क जनरेट होगा तो क्या होगा, घूमेगा। तो जब वो घूमेगा ना, तो याद रखिएगा उसके घूमने की वजह से इसका स्प्रिंग जो होगा, ये स्प्रिंग भी घूम जाएगा, और जैसे ही आप करंट देना बंद कर दोगे ये वापस क्या होगा, खिसक करके आ जाएगा वापस। इसका मतलब है स्प्रिंग के अंदर में फिर से रीस्टोर करने के लिए, अपना पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए इसके अंदर में एक और टॉर्क जनरेट किया जाता है। किस में, स्प्रिंग में जनरेट किया जाता है, किसके द्वारा, उसके टर्न के द्वारा। जितना ये टॉर्क अंदर जनरेट करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग में टॉर्क जनरेट होगा, जिसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानन बल आघूर्ण, यानी कि वो उसको रीस्टोर करने में सहयोग करेगा। आप याद रखिएगा जब ये घूमता है तो इसी के बीच में पॉइंटर लगा रहता है, और ये जितना घूमता है ना उतना ज्यादा ये पॉइंटर जाएगा, और जितना ज्यादा ये घूमेगा, माने कितना ये घूमेगा ये तय कौन करेगा, करंट, कि कितना इसमें करंट देते हो। क्योंकि करंट अगर आप ज्यादा दोगे तो टॉर्क बढ़ जाता था, याद कीजिए टॉर्क का फॉर्मूला बिना साइन थीटा। तो जब आप उसको बढ़ाइएगा, जब आपका करंट का मान जो है वो बढ़ेगा, बाकी चीजें तो कांस्टेंट रहेगा, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो दिए हैं वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, परमानेंट मैग्नेट के बीच में इसको रख दिए। तो याद रखिएगा जितना करंट दोगे उतना ज्यादा पॉइंटर आगे भागेगा, उतना हमको ये वैल्यू जो है वो डिटेक्ट करके बताएगा। तो ये जो पॉइंटर है वो इसी कॉइल के बीच में इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। इसका सिंपल वर्जन जो इमेज है वो ऐसा होगा, इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक ना। ये डायग्राम आपको ध्यान में रहना चाहिए। 5 नंबर में अगर पूछे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का व्याख्या कीजिए तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, साथ में जो बातें समझा रहे हैं उसको लिखना भी पड़ेगा, ठीक ना। बड़ा सिंपल बात है, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर ये मैथमेटिकली अगर हम सोचें, अगर ये हमारा एक डिवाइस है और ये डिवाइस स्प्रिंग में जो टॉर्क जनरेट किया, तो स्वाभाविक बात है वो टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो टॉर्क हमेशा बराबर होगा कॉइल में उत्पन्न टॉर्क का। यानी इसमें जो बल आघूर्ण जितना जनरेट होगा उसके बराबर ये होगा। तो पहले तो ये पता कर ले कि स्प्रिंग में टॉर्क कितना जनरेट होगा। तो स्प्रिंग में टॉर्क कितना जनरेट होगा इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लेते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग, ठीक ना। स्प्रिंग में मान लीजिए कि हमारे पास जो रीस्टोरिंग टॉर्क आया है वो आया है टाउ, और ये जो टाउ है ये एक्चुअल में जो होता है ना, ये मान लीजिए टाउ जो आएगा वो जितना एंगल पर आप उसको जितना घुमाओगे जितना एंगल पर वो जाएगा उतना टॉर्क। मान लेते हैं कि इसका जो भी टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिफ्लेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप ऐसे समझो कि इसमें जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कितना टॉर्क जनरेट होगा, तो टॉर्क इसमें उतना ही जनरेट होगा जितना एंगल तक इसको आप डिफ्लेक्ट करवाओ।
ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा टॉर्क, कम डिफ्लेक्शन कम टॉर्क, जितना भागेगा उतना टॉर्क जनरेट होगा। इसका मतलब इसमें जो टॉर्क जनरेट होगा रीस्टोरिंग टॉर्क, वो हमेशा, ये जो टॉर्क होगा हमेशा फाई का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा, मान लीजिए सी कांस्टेंट आप जोड़ लीजिए। ये टॉर्क, ये जो स्प्रिंग जो होता है, ये सब चीज, ये जो कांस्टेंट होगा ना वो स्प्रिंग के प्रॉपर्टी वगैरह पर भी डिपेंड करेगा। तो आप इसको जो है सी मान लीजिए कांस्टेंट को। लेकिन ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, ये टॉर्क तो कॉइल में जो टॉर्क जनरेट होगा उसके बराबर भी होगा। तो हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि टाउ बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। तो जरा सोच करके देख लीजिए, यहां पर थीटा का मान आप जो लीजिएगा उसमें गौर करना। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा नॉर्थ से साउथ, और वायर का लंबाई या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा, यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा, या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा, ऐसे अगर आप लेते हो ऊपर के डायरेक्शन में या इसको नीचे के डायरेक्शन में लेते हो तो थीटा का मान तो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो आप यहां से थीटा का मान क्या कर लो, 90 डिग्री कर लो, और टॉर्क का वैल्यू इसके बराबर कर दो, ठीक है। इसीलिए आप लिख सकते हो बिना साइन थीटा के जगह पे बिना साइन 90 बराबर, ये आपका हो जाएगा क्या चीज, सी और के कुछ भी मान सकते हो आप, कहीं कहीं पर इसका के भी मान लेता, चलो यहां भी हम के मान लेते हैं, कहीं कहीं पर सी भी माना जाता है, के भी मान सकते हो, आप जो मानना चाहो वो कांस्टेंट के रूप में मान सकते हो, ठीक है। मान लो के मान लेते हैं। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अगर हम यहां से करंट का वैल्यू निकाले तो करंट का वैल्यू बराबर क्या आएगा, ये सब टर्म को उधर फेंक दो, तो के डिवाइड बाई ये सब उधर जाएगा, एन बी ए और साथ में फाई। तो गौर करना, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं जी, और ये आपका हो जाएगा फाई, ठीक है। तो हमारा जो है ये करंट का वैल्यू जो आएगा वो जी इंटू फाई के बराबर आएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो करंट का वैल्यू उसके डिफ्लेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा पॉइंट जो है आगे पीछे खिसकेगा उतना ज्यादा करंट आएगा। यही चीज तो हमको चेक करना है, करंट है या नहीं है। अगर डिफ्लेक्ट किया करंट है, नहीं डिफ्लेक्ट किया नहीं करंट है। तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट किया उतना ज्यादा करंट है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को इसी बात का जानकारी देता है। वेयर आपको ये बात केवल ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो जी है ये कांस्टेंट है। आप इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वैसे कुछ और भी नाम आप इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ये बात कर ले, और जी का मान जो है वो फिक्स है, जी का मान यही रहेगा के डिवाइड बाई एन बी ए। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फिक्स रहेगा, यही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। कभी कभार पूछ लिया जाता है ये कि अगर मान लीजिए ये अपना डिवाइस है, तो इस डिवाइस का जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है सुग्राहिता, कितना ये सुग्राही है। तो बेसिकली इसको दो जगह पे अप्लाई लोग करते हैं, इसको अलग अलग तरीका से करंट को मेजर करने के लिए भी करते हैं और वोल्टेज के लिए भी किया जाता है। तो उसके लिए इसमें क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस वगैरह लोग बाहर से जोड़ते हैं, और रेजिस्टेंस जोड़ करके इसको ए मीटर और वोल्ट मीटर जो है वो बनाया जाता है। बात समझिए, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है कन्वर्ट करके उसके रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको दो तरह का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि बताइए गैल्वेनोमीटर का करंट सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सबसे पहले हम करंट सेंसिटिविटी अगर इसकी बात करें, तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है विद्युत धारा का सुग्राहिता, और इसका मतलब ये होता है, विद्युत धारा का जो सुग्राहिता होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वैल्यू है ना फाई, उसको आप करंट से डिवाइड कर दो तो ये करंट सेंसिटिविटी बन जाएगा। माने पर यूनिट डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट में जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। यानी फाई को अगर आप आई से डिवाइड कर दो तो यही करंट सेंसिटिविटी कहलाएगा। तो जरा देखिए यहां से, अगर हम ऐसा करें कि फाई को उधर ही छोड़ दें, आई को इधर कर दें,
फाई को इधर ही छोड़ दें, आई को उधर कर दें, तो स्वाभाविक बात है ये जब उधर चला जाएगा तो आपका ये जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला बनेगा क्या, ये फॉर्मूला बनेगा इस तरह से NBA अपॉन के, ऐसा करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये जो फॉर्मूला बना इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ये सब चीजें पूछा जाता है। कभी कभार आपसे वोल्टेज का भी सेंसिटिविटी पूछ देता है, वोल्टेज का भी पूछ देता है। तो वोल्टेज के लिए लगाओगे तो सेम तरीका, पाई बट्टा खाली वोल्टेज कर देना है और कुछ नहीं, पाई डिवाइड बाय वोल्टेज। जैसा कि इसमें लिखा ना फाई डिवाइड बाय आई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई डिवाइड बाय वोल्टेज। और चूंकि वोल्टेज का तो इधर कहीं भी फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हम वोल्टेज बराबर जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, आई आर, वी बराबर आई आर। रेजिस्टेंस उसका कुछ मान लेना, आप जो भी मानना चाहते हो आप मान लो, हम आर मान लिए हैं तत्काल में। अब बताइए अगर आपको करे वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए, वोल्टेज का सुग्राहिता चाहिए, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा। और फाई बट्टा आई बराबर तो आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो यहां से जब वैल्यू रखोगे तो NBA अपॉन के, इसके लिए आप लिखोगे, और आर तो एगो एक्स्ट्रा में आ गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का। ठीक है, तो ये वोल्टेज का संवेदन सुग्राहिता जो है उसके लिए फॉर्मूला आ गया। ये सब बात आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझ लेना है। इसके बाद आने वाला जो भी आपको जो माने PDF जो होगा इसका, वो PDF जो आपको उसमें नीचे जो है लिंक में हम आपको दे देंगे, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा हम इस मुद्दा पर बात कर ले कि हमारा ये डिवाइस है, इस डिवाइस को क्या बोलेंगे, इस डिवाइस को बोलेंगे गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आपसे अगर पूछा जाए तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये आप जो भी डायग्राम वगैरह, ये डायग्राम जो है अगर आप चाहो तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में अपना बना लेना, लेकिन ये डायग्राम जो है आपको वो PDF में भी मिल जाएगा। चलिए अब इस डायग्राम के बाद हम लोग आते हैं कि इसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं ए मीटर के रूप में। तो देखो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल अगर आप ए मीटर के रूप में करना चाहते हो, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये गैल्वेनोमीटर को G से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। मान लो इसको टोटल करंट दिया I, तो ये करंट यहाँ पर दो भाग में बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस को R बोल देते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो इधर से जो करंट जाएगा इसको IG बोल दो। ये जो करंट जाएगा ना, याद रखिएगा किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस जोड़ते हो और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, माने रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आप कम कर दो, मिनिमम कर दो, ज्यादा कर दोगे तो फिर वो करंट को अपने से होकर के जाने देगा नहीं। अगर उसका करंट मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कम से कम कर दो, तो अधिकतम करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस से चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कम जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्योंकि पूरा सिस्टम के बारे में ये हमको जानकारी देगा, तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एमीटर। एक बात याद रखिएगा, जब बहुत कम रेजिस्टेंस से अगर बहुत कम रेजिस्टेंस को अगर इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं शंट। इसका नाम क्या होता है, शंट। और इसको जोड़ने का फायदा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बहुत संवेदनशील डिवाइस है, ज्यादा करंट इससे गुजरेगा तो स्वाभाविक बात है इसका तार जो है वो टूट जाएगा डिफ्लेक्शन की वजह से। तो कम रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से गुजर जाएगा, तो ये जो है टूटने से बच भी जाएगा। और आपका ये पूरा सिस्टम जो है एज ए मीटर के रूप में काम भी करेगा, ये करंट को मेजर करके भी बताएगा। एक्चुअल में जो मेजरमेंट होता है ना, उसका तरीका ये होता है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट जाता है उसमें से, हालांकि इससे तो करंट कम ही जाएगा, लेकिन जो करंट इधर से गया जो करंट इधर से गया उसका डिवाइडेशन का जानकारी तो आप फार्मूला से प्राप्त कर ही सकते हो, और उसी आधार पर उसका पॉइंटर जो है वो बना होता है, जिससे कि हमको पता चले। जैसे मान लीजिए अगर मिली एम्पियर भी करंट गया तो मिली एम्पियर कितना से टूट करके गया, अगर इसका जानकारी हो जाए, मान लो 1 एम्पियर से टूट करके 1 मिली एम्पियर आया है, तो हमें इतना तो पता चल गया ना कि 1 मिली एम्पियर करंट कहाँ से आया है, 1 एम्पियर से। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस पूरे सर्किट से 1 एम्पियर का करंट चल रहा है। ठीक है, तो उसका डिजाइनिंग कुछ ऐसा होता है कि मेजरमेंट करने में सुविधा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ ले कि अगर कन्वर्जन करोगे ना गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में, तो आपको एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कम वैल्यू का होगा, और इससे जो करंट जाएगा इसको IS मान लेते हैं क्योंकि इसको शंट नाम दे रखे हैं। इससे जो करंट चलेगा उसको IG मान रखे हैं। तब पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो खासियत यही है कि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक तो ये शंट का, हम यहाँ पर एस कर लेते हैं, शंट का, और एक गैल्वेनोमीटर का, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर होगा। तो जरा सोच करके देख लीजिए, इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए V बराबर आई आर, और इसका करंट कितना है, एस है तो एस डाल दो, और इसके लिए अगर लिखोगे तो इसका आई जी और इंटू जी, जी इसका गैल्वेनोमीटर का जो है ये मान लीजिए रेजिस्टेंस। क्योंकि जब आप करंट दे रहे हो तो टोटल करंट हम लोग जो दिए हैं वो टोटल करंट कितना है, आई एस प्लस आई जी, इसी के बराबर है, सही है ना। तो अगर मान लो गैल्वेनोमीटर के करंट के बारे में हमको पता है, शंट के करंट के बारे में नहीं पता है, टोटल करंट हमको चाहिए, तो बताइए, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, शंट से निकलने वाला जो करंट है ये बराबर आई माइनस आई जी होगा, और ये वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ अगर हम यही वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दें, यहाँ पर, तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ से आई माइनस आई जी इंटू आर इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, यही आएगा। तो अगर हम चाहे तो शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे तो करंट का जो वैल्यू होता है आई टोटल जो है वो टोटल आई का मान भी निकाल सकते हैं, हम जो चाहे यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको टोटल करंट चाहिए कि टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, वैसे जो चाहे इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम करंट निकालना चाहते हैं तो आई आर कर लेते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई जी इंटू आर हो जाएगा, बराबर ये जो आपका है ये तो आपका आई जी इंटू जी है ही, इसको उधर ले चलते हैं, तो इसको जब उधर ले चलोगे तो आई इंटू आर इज इक्वल टू, इसको जब उधर ले जाओगे तो ये आपका बनेगा आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। हमको आई चाहिए, करंट चाहिए, आर को उधर फेंकोगे तो स्वाभाविक बात है कि आई जी जी अपॉन आर आएगा, और इसको अगर देखोगे तो यहाँ भी आपका आई जी आर अपॉन आर आएगा, आर से आर इसका तो कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ से टोटल जो आई का वैल्यू आएगा वो आई जी प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, आई जी और आई जी को कॉमन कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आई जी को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा जी अपॉन आर प्लस वन, या इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपको मिलेगा आई जी जी प्लस आर अपॉन आर, ये जो है ना करंट का फॉर्मूला हो गया। तो जरा सोच करके देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली जो आया है, करंट अधिकतर जो है वो इस वाले सर्किट से जाएगा, शंट से निकल जाएगा, लेकिन हमको मेजरमेंट मिल जाएगा कि इसमें से एक्चुअल में पूरे सर्किट से जो करंट गया कितना है, उस करंट का वैल्यू हम इस फॉर्मूला से मेजर कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है गैल्वेनोमीटर इतना संवेदनशील है, इससे अगर आप करंट निकालोगे तो उसका तार टूट सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला विधि लगा करके उसके तार को सेव किया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है, और मेजरमेंट भी किया जा सकता है करंट का ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो उसका माप सीमा भी एक तरह से बढ़ गया, मेजरमेंट पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसका जो है एक फायदा है, तो ये तो डिवाइस है, इसको शंट बोलते हैं। अच्छा अब ऐसा है कि हमारा ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, बस फर्क ये रहेगा कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना ये होगा कि गैल्वेनोमीटर के साथ आई रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, और ये रेजिस्टेंस जो जोड़ना पड़ेगा इसके साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना था, अब जो आपको जोड़ना है वो सीरीज में जोड़ना है। तो अभी आपको इसमें विशेष कुछ नहीं है, आराम से केवल रेजिस्टेंस पता हो उसी से हम करंट निकाल सकते हैं। आप जो भी वोल्टेज सप्लाई करते हो फ्रॉम ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है आई आर, तो आर बोले तो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो ये दोनों को जोड़ दो, जी प्लस आर, सिंपल। तो जो भी आएगा ये जो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा ये इसका वोल्टेज होगा। करंट अगर आप निकालना चाहते हो ये आपका V अपॉन जी प्लस आर इस तरह से निकल जाएगा, करंट कितना होगा वो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा जो मूल रूप से ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपसे इसी तरह का क्वेश्चन जो है ज्यादातर जो है वो पूछा जाता है, ठीक ना। सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपसे जब पूछा जाएगा तो उस केस में आप इस तरह का जो है कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, वो अलग अलग तरीका से आप जो चाहो इसमें से निकाल सकते हो, माने चेंज भी आप इसमें कर सकते हो बेसिकली। तो देखो हम जो आपको अभी जो बात बताए हैं, जितना कुछ भी हमने आपको जो बताया है, इसमें विशेष तौर पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो फार्मूला है वो फार्मूला, और शुरू में
गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको तैयार करना पड़ेगा, वो पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल को आप खुद से अब हल करके देखने का प्रयास करना। ठीक है, हम जो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो बात है, वो आपको पूरा हम समझा दिए। अब रहा बात कि इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेना है। आज के बाद आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का हो गया एंड, ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया। अब आज के बाद से आपको जो भी लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर में नए टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और अपना जो नया टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, माने चुंबक, जो चुंबकीय पदार्थ होता है, उस चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोगों को बेसिकली अब पढ़ना है। तो पहले इतना बात को आप जो है अपना कवर कर लेना बढ़िया से, और अगले क्लास में, यानी कि नया जो अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग नया चैप्टर को शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं एक नए चैप्टर में नए लेक्चर के साथ।